हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हमने लाइट वाला चैप्टर है उसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, लाइट कैसे काम करती है, क्या क्या स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे इस वीडियो को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वेर इज इमेज फॉर्म, इमेज बतानी है कहाँ बनेगी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, देखो साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, साइन कन्वेंशन को ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल सेक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर का केस ये बनाया था, ठीक है। ए कैंडल इज है 3 सेंटीमीटर अवे, मतलब इधर रखी है 3 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, -3 सेंटीमीटर। ये इधर की तरफ नेगेटिव होता है। देखो मैंने क्या बताया था, साइन कन्वेंशन वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो। ये जैसे क्वाड्रेंट की तरह काम करता है, 0 0 होता है। इस साइड में चलेंगे तो नेगेटिव होता है, इस साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू। ऊपर की तरफ होता है तो प्लस और नीचे की तरफ चलते हैं तो माइनस, ठीक है। तो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या होता है, फोकस होता है, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है 24, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, -24। तो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, r/2 होती है। तो मतलब -24/2 लिख दूं, मतलब माइनस का 12। तो u आ गया और f आ गया। तो v की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, और इसको रब कर देते हैं। कैसे निकलेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है भाई, 1/-12, और u कितना है, माइनस का 3, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/v इज इक्वल टू -1/12। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3 क्या आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो इससे करूँगा 12 1 जा 12, तो माइनस का 1 और 3 4 जा तो 4 प्लस का, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 1/v इज इक्वल टू प्लस का 3/12, 3 1 जा 3 4। तो 1/v इज इक्वल टू 1/4। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 4, किसमें था, सेंटीमीटर में। तो v की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में, ठीक है। अब देखो v की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, मतलब जो भी मिरर रहा होगा इससे 4 सेंटीमीटर दूर के ऊपर इमेज बनेगी। अब कहाँ बनेगी पता नहीं, ये किस साइड बनेगी ये इस बात को डिफाइन करेगा, ये यहाँ पर प्लस है कि माइनस है। इस केस में अपना प्लस आया है, प्लस किधर बनेगा, देखो मैंने क्या बताया था, इधर नेगेटिव होता है तो इधर प्लस होता है। तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर, है ना। ये मिरर के बैक साइड में, मिरर इनवर्ड होता है ये कॉनकेव मिरर, तो इसके बैक साइड के अंदर बनेगी, ठीक है। आगे पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। नेचर इसका मतलब कैसा है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी इमेज अगर राइट साइड में बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वो कैसी बनती है, वर्चुअल। और जो वर्चुअल होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। और इसका मतलब क्या है, 3 सेंटीमीटर दूर के ऊपर कैंडल को जला के रखा जा, है ना। तो जो प्लस की जो इमेज बनती है, या जो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है, जो वर्चुअल इमेज होती है, वो कैसी होती है, मैग्नीफाइड, या मतलब बड़ी, मैग्नीफाइड बोलो, एनलार्ज बोलो, या लार्ज बोलो, है ना, एक ही बात है। तो ये इसका नेचर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। v की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाला क्वेश्चन, और नेचर ऑफ इमेज ये वाला, ठीक है। ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स बनते हैं पेपर में, चाहे कैसा ही पेपर हो, चाहे मिड टर्म हो, हाफ ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो, कोई भी टाइप का टेस्ट हो, चाहे फाइनल एग्जामिनेशन हो, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल जरूर आता है, 200% गारंटी है। तो मिरर फॉर्मूला की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सारा खेल वी यू एफ, इनका प्लस और माइनस का ही है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, बस वी प्लस लेना है, यू प्लस लेना है, कौन सा माइनस लेना है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या करें, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी है भाई, 3 मीटर। तो r से f निकाल लूंगा, क्या होता है
मतलब r/2, f क्या होता है r/2, तो f कितना हो जाएगा डायरेक्ट 3/2, 3/2 लिखो चाहे 1.5 लिखो, एक ही बात है ना। ठीक है, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा -5 मीटर। ठीक है, तो बताना है फाइंड पोजीशन नेचर इमेज का। ठीक है, तो जो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या हो जाएगा 1/v क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है भाई 1.5। ठीक है, और माइनस u कितना था -5। ठीक है, तो 1/v कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1.5 प्लस 1.5। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे कर लो, ये पॉइंट हटा के यहाँ पर लगा लो, आसान हो जाएगा। बाकी मैंने पॉइंट वाली जो एलसीएम एचसीएफ लेने वाली वीडियो डाली हुई है, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत है तो वो वीडियो जाके देखो। तो 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, तो 1/v इज इक्वल टू, तो 1/v कितना हो जाएगा 13/15, तो v कितना हो जाएगा 15/13, मतलब 1.1 ही बोल दो, सिंपल है ना, मीटर। ये तो आ गई इमेज की डिस्टेंस, ये किस में आई है प्लस में कि माइनस में, प्लस में आई है, तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर। प्लस की वैल्यू ध्यान रखो, इधर प्लस इधर माइनस, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब पूछा है साइज, साइज का मतलब क्या होता है मैग्निफिकेशन से, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, मिरर के केस में बताया था -v/u, याद है। तो क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू कितनी आई है -1.1 अपॉन u कितना है 5, माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 0 पॉइंट लगभग इतना आएगा। देखो ये मैग्निफिकेशन भी किस में आया है प्लस में आया है, और लेकिन ये एक से छोटा आया है, इसका मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी डिमनिस्ड, डिमनिश मतलब छोटी इमेज बनेगी। ये प्लस में आया है, इसका मतलब क्या बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज जनरली कैसी होती है इरेक्ट होती है। क्लियर, ये क्वेश्चन को एक बार मेरे कहने से सुपर डुपर इम्पोर्टेंट लगा लो, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी है, और जो सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस का बेस उठाया जाता है वो एनसीईआरटी को बेस मानते हुए उठाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर वगैरह उठा के देखोगे तो तुम लोगों को समझ आएगा। कोई डाउट हो तो रिपीट करके देख लो वीडियो को। देखो मेरी तरफ से मिरर फॉर्मूला का सबसे ज्यादा सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा। इस क्वेश्चन को देखो ऐसे सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज मतलब जो हाइट है, एच ओ बोलो, एक बार समझने के लिए एच ओ बोल देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कितना है 4 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर रखा है कॉनकेव मिरर के साइड में, मतलब सामने रखा है। तो कॉनकेव मिरर में अगर किसी भी इमेज को बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट सामने रखा जाता है, तो यू की वैल्यू कितनी होती है हमेशा नेगेटिव होती है। मेन काम है तुम्हें साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस, वैल्यू का तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ, जो कॉनकेव मिरर होती है उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होती है, कितनी हो जाएगी भाई -15 सेंटीमीटर। तो मिरर फॉर्मूला लगाओ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v क्या है 1/v तो निकालना है ना, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना हो जाएगा -15 माइनस ये कितना हो जाएगा -25, तो 1/v इज इक्वल टू -1/15, माइनस से माइनस कट जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा। 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 75,
तो 15 × 75 माइनस का 5 और 25 × 75 प्लस का 3। तो 1/v इज इक्वल टू -2/75। तो v कितना हो जाएगा -75/2। इसका मतलब -37.5 सेंटीमीटर। बोलो इसका मतलब क्या है कि v मतलब इमेज यहां बनेगी। तो at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। इसका मतलब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, स्क्रीन को कहां पे रखूं ताकि मेरे को बढ़िया शार्प इमेज मतलब क्लियर इमेज मेरे को बन जाए, मतलब इमेज की डिस्टेंस ही पूछा है। तो जो डिस्टेंस रखी जाएगी, जितनी दूरी के ऊपर ये जो स्क्रीन रखी जाएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पूछा फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो देखो एक मैग्निफिकेशन वाली बात बताई थी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u बोलो, चाहे h'/h इज इक्वल टू -v/u। ये दोनों रिलेशन ध्यान रखना, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स में आता है ज्यादातर। तो इस रिलेशन से आपस में सोल्व करना। ये क्या होता है, इमेज का होता है, ये ऑब्जेक्ट का होता है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो h' क्या हो जाएगा, ये तो दे रखा था शुरू में 4 इज इक्वल टू -v। v कितना आया था 37, तो माइनस और -37.5 अपॉन u कितना था भाई 25। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यहां कर देता हूं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h' इज इक्वल टू -37.5, और ये माइनस से ये माइनस काट देता हूँ ना ताकि ये वैल्यू रह जाए 37.5 इंटू 4 अपॉन में 25। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा 37, 5 पॉइंट हटा लेता हूँ। देखो 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 से 1 पे काटा 25, बचे कितने 12, 25 पंजू 125, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से तो 3 दूनी 6 आ गया। h' की वैल्यू कितनी आ गई -6। ये माइनस का साइन रहेगा ना, एक ये वाला माइनस। h' कितना आ गया -6। इसका मतलब हाइट आई तो 6 है लेकिन इनवर्टेड आई हो गई। हाइट उल्टी कब होती है, मैंने क्या बताया था, जो साइन कन्वेंशन बताया था, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। तो मतलब साइज में तो 6 आई है और साइन माइनस है, इसका मतलब क्या है इन्वर्टेड है। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का और इमेज बन गई मेरी 6 सेंटीमीटर की, तो एनलार्ज इमेज बोल दूं। दूसरी बात नेचर भी पूछा है इसके साथ साथ। नेचर क्या होता है, अगर कॉनकेव मिरर के सामने इमेज रखी, कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी अगर मिरर के ऊपर ही या स्क्रीन लगाई है वहीं पे, मतलब मिरर के सामने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी यहीं पे कोई इमेज बन जाएगी, तो इस साइड की जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, रियल इमेज, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, ये इसका नेचर आ जाएगा। ये भी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी डिट्टो की डिट्टो पूछा जाता है, कई सीबीएसई वगैरह में इनमें देखा हो तो नोट करो। जो नेक्स्ट टर्म है जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है इवन 12th क्लास के ऑप्टिक्स के हिसाब से, वो है रिफ्रैक्शन। हाँ, विजिबल थोड़ा नहीं होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो शायद समझ जाओगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैं एक बार डेफिनेशन लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हेन enters from one medium to another, comma it bends, bends मतलब मुड़ जाना, या इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं diverted from its path either towards normal or away from normal, comma depending upon nature of medium,
देखो मैंने इसमें कई बातें कवर अप कर दी। नेचर ऑफ मीडियम, अगर सिंपल डेफिनेशन के लिए जाओगे तो क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, अपना पाथ डाइवर्ट कर लेती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। लेकिन मैंने साथ में ये बोल दिया, ये अपने पाथ से डाइवर्ट होती है या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर होता है, या तो उसकी तरफ होता है या उससे दूर होता है, अवे होता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर हो सकती है, नॉर्मल की तरफ आ सकती है। ये तो हो गया रिफ्रैक्शन। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं, मीडियम्स वगैरह क्या होते हैं। मीडियम हम जनरली क्या पढ़ते हैं, एक तो रेयर मीडियम होता है और एक क्या होता है, डेंसर मीडियम। नाम से देखो थोड़ा सा इसको माइंड में पक्का करने की स्टाइल बता रहा हूँ। रेयर, रेयर मतलब देखो रेयर से बना है, रेयर मतलब बहुत कम जो चीज होती है। तो मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर मान लो टॉफी रखी है, तो रेयर टॉफी रखी है, इसका मतलब ऐसे। डेंसर मतलब घना, मतलब बहुत ज्यादा, इसके अंदर टॉफी देखो कितनी है ना, मौज होगी भाई इतनी टॉफी मिल गई तो। इसका मतलब क्या है, रेयर मीडियम जहां पर पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं या दूर दूर होते हैं, डेंसर जहां पार्टिकल ज्यादा होते हैं या बिल्कुल पास पास होते हैं। देखो इसको एक थोड़ा सा ग्लास स्लैब से थोड़ा समझते हैं, सारी चीजें एक में क्लियर करेंगे। देखो ग्लास स्लैब, यहाँ बाहर क्या है, एयर है कि नहीं है, तो इसको मैं ए मीडियम बोल देता हूँ, ठीक है। ये ग्लास है, इसको मैं बी मीडियम बोल देता हूँ। छोटा ए बड़ा ए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एयर के पार्टिकल दूर दूर रहे होंगे, इसका मतलब एयर कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम, और ग्लास कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। जब लाइट ऐसे आती है, जो लाइट आती है उसको क्या कहते हैं, बताया था मैंने रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, जो लाइट किसी सोर्स से आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, है ना। ये लाइट आई, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर खींचूंगा इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल। अब मैंने क्या बताया है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते हैं, है ना। तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। देखो वैसे तो लाइट कैसी जानी चाहिए थी, वैसे ऐसी लाइट जानी चाहिए थी, लेकिन ये हो जाएगी बैंड, टेढ़ी मेढ़ी बन गई, ये बैंड होगी, ठीक है, ये ऐसे बन गई। अब देखो, अब जब इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो तब दो केस फिर बन जाएंगे। एट प्रेजेंट मतलब इस सीन को देखते हुए मैं क्या कह सकता हूँ, अभी जो मीडियम है वो मेरा डेंसर है, और इसके बाद जो जाएगा वो मेरा मीडियम रेयरर है। इसका मतलब मीडियम वन ये हो जाएगा, मीडियम टू ये हो जाएगा। पहले केस में क्या था, मीडियम वन रेयरर था, मीडियम टू डेंसर था। अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी। यहां पर क्या था, रेयर से डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल था, इस बार क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जिस एंगल के साथ या जिस पाथ के साथ आई थी उसी पाथ के साथ चली जाएगी लाइट। तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, है ना। अब देखो यहां से एक बात तो समझ में आ गई, देखो लिख देता हूं मैं, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल, इस चीज को कहीं लिख के रख लेना, हाँ, या दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सारा का सारा खेल यही पे है रिफ्रैक्शन में, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आई तो। अब कभी कभी पेपर में या मतलब बड़ी क्लास में 12th वगैरह में पढ़ोगे तब यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट आता है। देखो ये बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है, कोई ना कोई गैप बन रहा है ना। एक्चुअल पाथ तो लाइट का ये होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग मीडियम आए तो टेढ़ी मेढ़ी होकर लाइट जा रही है। तो ये जो पाथ होता है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कभी बड़ी क्लासेस में ये भी पूछा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड जो रे होती है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिजिक्स का बेसिक यही तो बोलता है। तो रिफ्रैक्शन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम कैसे होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो कैसे, किसके रेस्पेक्ट में कहाँ चेंज होती है। क्लियर। चलो देखो एक थोड़ी सी बीच में कोई
बात बताता हूँ। एक तो हमने पढ़ा है अब तक रिफ्लेक्शन, और एक अब पढ़ लिया रिफ्रैक्शन, है ना। ये दो चीज हमने पढ़ लिया। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या रिलेशन बना, देखो मान लो नीचे पानी है ना। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहाँ से लाइट आई और इस मान लो सरफेस है, इस सरफेस से टकरा के लाइट मान लो चलेगी। एक बार समझने के लिए थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये क्या हो जाएगा, दोनों को देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक साथ लेके चलो, इंसिडेंट रे और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। बताओ। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है लाइट, तो ये मान लो ये चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये कोई एंगल बनाएगी, मान लो एग्जांपल के लिए ए बनाया है ना, एक बार समझने के लिए। तो रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन के होने के लिए क्या होता है, जब लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। क्यों होती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक समझने के लिए देखो सिंपल लेके चलते हैं। अगर कोई आदमी है वो खुले जमीन के ऊपर भाग रहा है, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन उसी आदमी को पानी में भागने के लिए बोला जाए तो वो नहीं भाग पाएगा, और उसी आदमी को मान लो फ्रिक्शनलेस जगह पे भागने के लिए बोला जाए तो शायद वो और तेज भागेगा। या ऐसे पानी में रखा जाए जो मतलब पानी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उसको जाना है, तो कुछ तो खुद चलेगा, कुछ पानी उसको पुशअप करेगा। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी ना आदमी की। तो इसी हिसाब से मैं बताता हूँ, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन बनता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी हो जाती है लाइट की, ठीक है। यहाँ से एक टर्म और निकल के आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुना हो तो नाम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। छोटी क्लासेस में तो इसको इससे डिनोट करते हैं एन टाइप में, बड़ी क्लासेस में इसको इससे कर देते हैं, एक ही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझो पहले, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, मतलब कोई मीडियम दे रखा होगा उसका। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एयर मतलब मीडियम 1 है और गिवन मीडियम मतलब दूसरा मीडियम है। पहले और दूसरे मीडियम के जो स्पीड रही होगी उन दोनों का रेशियो। तो मान लो इसका एग्जांपल, वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक समझने के लिए मैं बताता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट मान लो 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, कोई भी मीडियम दे रखा है उसमें मान लो 20 होती है। तो देखो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, इसका मतलब सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू आएगी। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। क्लियर? ये सारी कहानी, सारी रामायण समझ में आई? चलो नेक्स्ट टर्म देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं तुम लोगों को आज ऐसे लॉज बताने वाला हूँ कि तुम्हारा स्कूल का टीचर भी हिल जाएगा, क्या क्या बता दिया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो हमने रिफ्लेक्शन के अंदर लॉज पढ़े हैं। पहला क्या पढ़ा है, जिस एंगल के साथ लाइट आती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं। इंसिडेंट जो रे आई या इंसिडेंट लाइट आई, वो जो एंगल बनाएगी उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये लो पढ़ते हैं, ठीक है। चलो लिख देते हैं रिफ्लेक्शन। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या कहता है, देखो सबसे पहले हम ये सेकंड वाला तो ऐसे ही चिपका देते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, है ना। एक क्या चिपका देते हैं, जो साइन एंगल के साथ जो इंसिडेंट एंगल का जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो साइन के रेस्पेक्ट में, और जो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है वो साइन के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है।
और इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, या इसको लैंग्वेज में बोले तो ये बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, है ना। ये हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस के हिसाब से रिफ्रैक्शन का, या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो या रिफ्रैक्शन के लॉज बोलो, एक ही बात है। अब मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट लिखवाता हूं ताकि आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और सारे डाउट क्लियर होते चले। थोड़ी सी एडवांस लेवल की बातें बताता हूँ। ये बात तो समझ में आ गया ना, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? जब लाइट की वेलोसिटी और लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। अब कोई पूछ लेगा वेवलेंथ क्या होती है, छोटी क्लासेस में शायद ना भी पता हो। वेवलेंथ क्या होता है भाई, जब कोई भी वेव ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ऐसे एक साइकिल बनती है, हाफ साइकिल ऊपर की तरफ, हाफ साइकिल नीचे की तरफ। जो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे का जो हिस्सा मतलब मैक्सिमम जो टचिंग पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ट्रफ, है ना। और ये जितना ये होता है यहाँ तक, उतना ही ये होता है यहाँ तक। ही कंप्लीट एक साइकिल होगी, देखो आधा ये और आधा ये, तो ये कंप्लीट एक वेव की लेंथ होगी। वेव की लेंथ होना इसको बोलते हैं वेव लेंथ। इसको किससे डिनोट करा जाता है? लैम्डा से। इसको लैम्डा किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, लैम्डा, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वेव लेंथ, देखो वेव की लेंथ को किससे नापते हैं जनरली? मीटर में, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर में। वैसे तो जनरली जो वेव लेंथ होती है उसको एमस्ट्रॉम में नापा जाता है। एन लैम्डा की स्पेलिंग वही होती है LAMBDA, है ना। और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को किससे नापा जाता है? 10⁻⁻10 मीटर से, ठीक है। ये तो हो गया वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। चलो अब इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़े से एडवांस लेवल के लिखो। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉज सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट हैं वो यही है। बाकी छोटी क्लासेस में हमें 10th में या किसी और क्लास में हमें बताया जाता है, वो बस हमें इन चीज़ों को सिंपल फॉर्म में लिख के बताया जाता है। देखो क्या है, वाइल चेंजिंग मीडियम, जब मीडियम चेंज करते हैं तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। मैंने अभी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाउ फ्रीक्वेंटली, या मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स बनाता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो साइकिल की फॉर्म में तो चलता है ये, मतलब ये पूरी की पूरी एक साइकिल होगी, तो इसको बोलते हैं। फेज ऑफ लाइट क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो प्रोपगेट करती है ना। तो उन दोनों का जो मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम में से प्रोपगेट करती है या आर पार चली जाती है, तो उन दोनों का एक रिलेशन बनता है। पहले वाली जो मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम से पहले का एक रेशियो और बाद का एक रेशियो, इन दोनों रेशियो को जब रिलेट करूंगा तो वो कहलाता है फेज ऑफ लाइट। अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चेंज नहीं होता, ठीक है। या देसी भाषा में लगा लो, 5 किलो की लाइट पहले थी और 5 किलो की लाइट बाद में होगी है, तो यही तो होता है जो चेंज ना हो, फेज, ठीक है। पहला क्लियर। दूसरा क्या है? सेम है, जो इंसिडेंट्स रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो लाई इन सेम प्लेन, ये वाला तो रूल ठीक है। थर्ड वाला क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने क्या बताया था, चाहे ऐसे यू वाले केस में लिख लो चाहे ये वाले में रख लो। ये छोटी क्लास में 10th क्लास में ये दिखाया जाता है, बड़ी क्लास में ये दिखाया जाता है, दोनों एक ही बात है। तो इसका और साइन एंगल, इसको दूसरे सेंस में ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल के साथ दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो चाहे इंसिडेंस के साथ बोलो चाहे रिफ्लेक्टेड के साथ बोलो, दोनों कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दोनों के रिलेशन से हमें ये पता चलता है, दोनों मतलब इस जो लास्ट में ये मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है, ये इनका रेशियो निकला है, और इसको कहते हैं एक्चुअल में स्नेल्स लॉ,
है ना। हमें बचपन में मतलब बचपन में क्या 10th क्लास में ये सिखाया जाता है, बस ये मारो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इक्वल टू स्नेल्स। एक्चुअल में ऐसे होता है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, u साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, तो दोनों कॉन्स्टेंट वाली चीज को इक्वल रख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूँ। तो कॉन्स्टेंट मिटा के करते हैं वहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ, u1 साइन आई इज इक्वल टू u2 साइन आर। तो क्या लिख सकता हूँ, साइन आई के नीचे साइन आर को ले लो, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। म्यू बोलो इसको, म्यू सही है, यू नहीं म्यू, ठीक है। देखो यही तो लिखा है ये, देखो इसका मतलब क्या है, 1 का 2 में एंटर कर रहा है, मतलब 1 से 2 में एंटर कर रहा है कोई भी चीज, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, दोनों का जो साइन एंगल के साथ रिलेशन बनता है वो कांस्टेंट बनता है, वो स्नेल्स लॉ कहता है। और ये बनता कैसे है, ये वाली चीज मैंने बता दी। इस पे न्यूमेरिकल चलो मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल कैसे करना है। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताता हूँ पहले। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा 2 while लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू मान लो वाटर, वैल्यू के ऊपर जाओ, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे कोई मतलब नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, छोटी क्लास में ये और बड़ी क्लास में म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ, पूरा लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या इसको मीडियम 1 v1 v2 कुछ भी ऐसे ही बोलो, स्पीड ऑफ लाइट को, वेलोसिटी 1 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी 2 होगी, या यहाँ पर इस केस में वाटर बोल दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू, ये कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में इसको x बोल देता हूँ एक बार, तो x उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर 8। देखो कुछ बच्चों को ये काटना नहीं आता, मेरे बड़े बड़े ब्रांडों, जो पावर होती है पावर को नहीं छेड़ते हैं, इसको इससे काटेंगे, मतलब नंबर को नंबर से काटेंगे। अगर नहीं कट रहा तो पावर की हेल्प ले लेंगे। मान लो देखो, मान लो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, देर इज सो मच खुड़का, सो देर इज सो मच डिस्टर्बेंस। देखो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, मान लो एक केस है, स्मार्ट बच्चे हो तो निकाल देंगे, 2 की टेबल में 3 कहाँ आता है, 1.5 पे आता है भाई, आंसर मार दिया है ना। लेकिन मान लो मेरे जैसे कोई सिंपल सा बंदा जिसका मैथ्स वीक है, तो क्या करूंगा, तो इसमें से क्या बोला मैंने, एक पावर को हेल्प ले लेंगे यहाँ से, तो 3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 7। देखो एक 10 यहाँ से ले लिया, इसीलिए यहाँ पर पावर एक कम रहेगी, 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 से 5, 5 दिया, 15 इंटू 10 की पावर 7। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अगर इसको पॉइंटों में बनाना है तो 1.5 लगाऊंगा तो एक पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी। ये देखो मैथ्स का खेल है बेटा, अब इसमें फिजिक्स का तो कोई ऐसा अच्छे रूल नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे पहले भी पास्ट में भी रहे हैं मेरे पास, और अभी भी मिलते हैं कई, मैथ्स उनको आता नहीं और कहते फिजिक्स समझ नहीं आती, फिजिक्स का मास्टर ऐसा पढ़ा रहा है। अब ये काटना पीटना क्या बताऊं, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं वो जानते ही हैं मेरी हिस्ट्री। बेटा मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं है और फिजिक्स के बिना मैथ्स नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब ये चीजें अगर नहीं गलत करोगे, मान लो इसी का केस देखो, मेरे पास बच्चे बहुत ऐसे आते हैं, मान लो 3/2 इंटू 10 की पावर 8 है, ये 2 से ही काट देंगे 4, मान लो 3 इंटू 10 की पावर 4। कुछ ऐसे ब्रांड भी इनको मल्टीपल पता नहीं क्या क्या सोल्व कर देते, तो इतना करने के बाद टीचर तो इसको काट देगा ना, इसमें क्या नंबर देगा, अगर तुमने ऐसा लिखा है तो मुश्किल से आधा नंबर देगा 2 नंबर में से, तो 1.5 नंबर क्यों कट गया, 1.5 नंबर मैथ्स की वजह से कट गया। तो आप कभी ये नहीं कह सकते फिजिक्स में खराबी है, फिजिक्स के टीचर में खराबी है, आप ये बोलो कि मेरा मैथ्स कमजोर है इसलिए मेरे नंबर कटे हैं। लेकिन अपनी गलती तो कोई बताता ही नहीं है, यही तो इंसान का नेचर है, यही तो कलयुग है। चलो आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है, जब एक लाइट किसी इंसिडेंट सोर्स से आ रही होती है, वो किसी मीडियम में जाती है, वो टकराती है, जहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं या
नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो सकते हैं। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, या तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। और उसके बाद ये अपना जो एक्चुअल पाथ होता है, देखो एक थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं सारी चीज़ों को। लाइट आई नॉर्मल से, मतलब नॉर्मल की तरफ होगी, एक्चुअल में लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ये लाइट ऐसे आई। अब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट ऐसी हो जाएगी। तो देखो जो लाइट आ रही थी वो जो उसका एक्चुअल पाथ था, अब कितने भी इसके अंदर रिफ्रैक्शन वगैरह होते रहे, कुछ भी होता रहे, एक्चुअल जो पाथ है उसी हिसाब से लाइट ने अपने आप को कवर अप कर लिया कि नहीं कर लिया। तो इस सब को बोलते हैं, अगर ये इसका सारा का सारा जो रिफ्रैक्शन वगैरह है, ये जितने नंबर ऑफ चेंजेज कर रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से, ये सारे के सारे रिवर्स हो रहे हैं। मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाके, डेंसर से रेयरर में जाके ये सारे के सारे प्रोसेस आपस में अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लाइट अपना एक्चुअल पाथ को एक्वायर कर लेगी, इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको कैसे कह सकता हूँ, देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास में जा रहा है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 1 अपॉन ग्लास से एयर, ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो एक ही बात है, कभी ये सोचो कि सर यहाँ भी होता है ऐसा होता है, दोनों एक ही बात है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आता है 12th क्लास के अंदर ऑप्टिक्स टॉपिक में। 10th क्लास में भी पूछ लेता है अगर हाई लेवल का जैसे रेजोनेंस वगैरह की बुक करते हो तो। एक क्वेश्चन बताता हूँ बस उसको देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जो ग्लास है उससे एयर में जाते टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 3/2, और वाटर से एयर में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है भाई, 4/3, है ना। ठीक है, छोटे बड़े का कोई खेल नहीं, ठीक है। तो पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास से वाटर में जाने के लिए। तो ग्लास से वाटर कब आ सकता है, मतलब ग्लास नीचे हो वाटर ऊपर हो। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपने अपने माइंड में करेंगे तो कैसे आएगा, अगर इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/3 डिवाइड बाई 3/2। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 4/3, 2/3, इसका मतलब 8/9, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्लास में तो बहुत कम पूछता है, पूछने को तो पूछ भी सकता है, लेकिन 12th क्लास के लिए रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा भी जाता है। काफ़ी टॉपिक बचा हुआ है, जैसे लेंस वाला पोर्शन बचा हुआ है, लेंस फार्मूला बचा हुआ है, और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह, है ना, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, मिराज होता है, ऑप्टिकल फाइबर, काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी उसके अंदर सारे के सारे जो बचे हुए डाउट्स वगैरह रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, वो डाउट को भी कवर अप करेंगे, और इन सारी की सारी चीज़ों को जो पेंडिंग है इनको अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल के ऊपर बने रहिए, देखो बहुत तरह तरह का कंटेंट आएगा। अब हमने क्या करा है, अदर चैनल को भी साथ साथ पैरेलल चलाया है कंपटीशन के, क्योंकि जो बच्चे बड़े हैं कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं उनकी भी एक हैवी डिमांड रहती है, सर कंपटीशन वाले बच्चों मतलब नौकरी वगैरह जो तैयारी करते हैं, हमारा भी ख्याल रखा जाए। एक एक इंसान क्या क्या करे यार, एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, वीडियो को अपलोड करने में भी टाइम लगता है, और वीडियो शूट करने में भी टाइम लगता है, फिर चीज़ों को मतलब क्रॉस चेक भी करा जाता है। सारी चीज़ें ऐसे तो नहीं पढ़ाई जाती। अगर देखो बोल के अगर कुछ चीज़ गलत बता दी मैंने तो आप लोग बोलोगे हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं बोल दूंगा मैंने ऐसा बोला ही नहीं। लेकिन ऑन कैमरा बोलते हैं तो वो चीज़ तो रिकॉर्ड हो जाती है, आप कभी भी बोल सकते हो सर आपने ये इसका ये पढ़ा है, इसका ये पढ़ा है, ये गलत पढ़ा है ना। तो चीज़ों को क्रॉस चेक भी करा जाता है। मतलब मेहनत वाला तो काम है, ये आप लोगों को पता है। इसीलिए आपको बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो ऐसा लगता है हाँ हमारे बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, वीडियो को लाइक करा कमेंट करेंगे नाइस गुरुजी, बहुत अच्छा गुरुजी, शानदार गुरुजी, और चले जाते हैं। पता चल जाता है किस बंदे ने कितनी वीडियो देखी है ना।
जो वाईटी स्टूडियो होता है उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, किस बंदे ने कितना क्या क्या देखा है। तो ऐसे नहीं, अगर नहीं देखने का मन है तो स्किप करो बस सीधा। अगर देखने का मन है या आपके घर में फैमिली में कोई बंदा ऐसा है जिसको नीड है अच्छे कंटेंट की, उसको शेयर करो। चलो ज़्यादा भाषण नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।